नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर में आप सबका स्वागत है। एक बहुत लंबे अरसे बाद आज से फिर शंभू के तीर में शुरू कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं इन दिनों कनाडा में हूं। अभी 26 जुलाई को मैं कनाडा आया और उसके बाद से मैं कनाडा के अपने अनुभव, हालांकि अभी मुझे आए यहाँ 4-5-6 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरे अनुभव फेसबुक पर बहुत पसंद किया रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये अपना वीडियो में शुरू करूं। इसलिए आज से मैं वीडियो शुरू करता हूं और ये रेगुलर चलता भी रहेगा। मैं जैसा कि मैंने वायदा किया था कि मैं फेसबुक लाइव भी शुरू करूंगा। तो वीडियो कनाडा आने के बारे में जो तमाम सारे भ्रम हैं, जो आपको यूट्यूब में फैलाए जाते हैं, मुझे लगा उनकी सच्चाई बता देनी चाहिए। यूट्यूब में लोग अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं जिनकी वास्तविकता से कोई तालमेल नहीं होता। जैसे लोगों ने मुझे, जब मैं यूट्यूब देखता था कि मैं टोरंटो जा रहा हूं और मेरी ये पहली विदेश यात्रा है, मजे की बात, हिंदुस्तान से बाहर जाने की ये मेरी पहली यात्रा है। आज मैं लगभग 68 वर्ष का हो रहा हूं, 67 कंप्लीट कर चुका हूं। अभी तक मैं नेपाल छोड़कर कहीं विदेश नहीं गया। और आप लोगों को मालूम होगा, नेपाल जाने के लिए किसी तरह का वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और पासपोर्ट भी मैंने तब बनवाया जब मैं रिटायर हो चुका था। बतौर संपादक रहते हुए मुझे कई बार सरकारी ऑफर भी आए, कई बार हिंदी, जो अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन होते हैं, उनके भी निमंत्रण आए, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे लगा कि जब मैं कनाडा जाऊंगा तो मैं अपने ही बूते जाऊंगा, परिवार के साथ एंजॉय करूंगा, तब थोड़ा आनंद रहता है। वरना फिर आपको सरकारी आपाधापी में रहना पड़ता है। और मुझे अनएथिकल भी लगा कि मैं सरकारी पैसे से आऊं और यहां घूमूं। इसे मैंने ये तय किया था कि मैं रिटायरमेंट के बाद ही कहीं विदेश यात्रा का जाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने जो अपना पासपोर्ट बनवाया वो भी 2014-15 बनवाया। तो 2014 के लास्ट में, यानी दिसंबर में बना था, तो और मेरा पासपोर्ट 2 साल का और बाकी है, 10 साल बने हो भी गए। तो हम और मैं और मेरी पत्नी मलकनी दोनों लोग निकले। संयोग ये रहा कि हमारे बेटी दामाद आजकल टोरंटो में ही रह रहे हैं और इन्होंने ये सारी व्यवस्था कराई। इसलिए मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे क्या करना है ये मुझे कभी नहीं बताया गया। इन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया था। क्यों बनवाया था? शायद इन्होंने दूर की सोच ली थी। ये तो तब भी वहीं रह रहे थे, इंडिया में, लेकिन इन्होंने पासपोर्ट बनवा दिया था और फिर चुप उन्होंने मेरी यात्रा की तैयारियां भी करवा दी। मेरे पास जब बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन आई तब मुझे पता चला कि मुझे अब वीजा बनने वाला है, मेरी तैयारी होगी, अब मैं विदेश जाऊंगा। पहली ही विदेश यात्रा में मैंने कितनी दूर की यात्रा की। जब मैं हवाई जहाज एयर कनाडा से वहां से 25 जुलाई को उड़ा तो एयर कनाडा में मुझे बताया गया था, उनका जो रूट मैप था वो शो कर रहा था कि ये मेरी यात्रा 11,683 किलोमीटर की है। कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होती, 11,683 किलोमीटर की। और इस यात्रा को तय करने में जो मेरा एयर कनाडा का AC-43 विमान था वो 15.5 घंटे लगाएगा। अब सोचिए, 15.5 घंटे हवाई जहाज में बैठे रहने की बड़े विचित्र अनुभव होते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कितना परेशान करेंगे, भारत के इमिग्रेशन में कितनी परेशानी होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि ये सीनियर सिटीजन है, इसलिए क्यों ज्यादा सवाल पूछा जाए। जब मैं भारत के, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन नंबर 3 पे गया तो मुझसे जो इमिग्रेशन में सवाल किए गए, मेरे पास अब चूंकि देखिए एक ही आपके पास लगेज का एक बैग अलाउ है, जिसका टोटल जो मतलब क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 158 किलोमीटर होना चाहिए और 23 किलो से ऊपर सामान नहीं होना चाहिए। चूंकि मैं और पत्नी दोनों लोग थे, इससे हमारे पास पूरा सामान 45 किलो ही था। जाहिर है, मैं यहां आ रहा हूं तो कुछ मिठाइयां भी लाऊंगा, कपड़े भी लाऊंगा। मैंने ज्यादा कपड़े नहीं रखे, क्योंकि एक तो यहाँ कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते, और क्या आप जो इस तरह की यहाँ का रहन सहन है उसमें बहुत तड़क भड़क दिखाने का, ये इंडिया नहीं है, तड़क भड़क दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। हम किसको तड़क भड़क दिखाएंगे? इससे बहुत सामान्य कपड़े लाया और कुछ थोड़ा बहुत और जरूरी सामान, दवाएं ले आया। इसके अलावा जो 2 हैंडबैग थे मेरे और मिसेज के,
वो भी 7 किलो होने चाहिए, जो केबिन बैग जिन्हें कहा जाता है, 7-7 किलो के थे। मेरे पास एक लैपटॉप था, इसके अलावा एक स्लिंग बैग जिसमें हमने पासपोर्ट और टिकट रखी थी। पासपोर्ट और टिकट बहुत सुरक्षित रखनी चाहिए, उसको सदैव अपने पास रखिए। कहीं भी इधर उधर हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा, हो सकता है आपकी यात्रा रद्द कर दी जाए। इसके अलावा मैंने अराइव कैन, जो इनका एक ऐप है कनाडा आने का, उसमें अपनी सारी जानकारियां लोड कर दी थी। जैसे मुझे दोनों, मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूं, इससे मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मुझे तो बूस्टर डोज भी लग चुका है, हम दोनों को लग चुका है, लेकिन उन्होंने सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड यानी 2 जो सर्टिफिकेट हैं 2 वैक्सीनेशन के वही मांगे थे। इसे मुझे इमिग्रेशन में वहां कोई पूछताछ नहीं हुआ, बस ये उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज है जाने का। तो मैंने कहा हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, मेरी बेटी दामाद है। इसके अलावा जब मैं वहां से 15.5 घंटे फ्लाई करके, बहुत बोरिंग यात्रा तो हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप सोचिए 15.5 घंटे में 2 तो आपको फुल डाइट देते हैं, भोजन देते हैं, एक बार नाश्ता देते हैं, जितनी बार आप पानी मांगेंगे एक छोटी सी 200 ml की पानी की बॉटल भी देते हैं। आपने कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, आप हार्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, आप हार्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो एयर कनाडा आपको सुलभ कराएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े मजे से। अब जाहिर है इस 15.5 घंटे में क्या करेंगे, तो आपके सामने एक स्क्रीन लगा रहता है जिसमें आप फिल्में देख सकते हैं, आप हिंदी फिल्में देख सकते हैं, आप पंजाबी फिल्में देख सकते हैं, आप अंग्रेजी और फ्रेंच फिल्में देख सकते हैं। 4 का विकल्प उसमें है। तो मैं फिल्में देखता रहा, शायद तमिल फिल्मों का भी है, तो मैं देखता रहा। फिल्मों क्या, मेरी फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, इसे मैं रूट मैप देखता रहा। जैसे मेरा विमान इस समय कहाँ है, मैं देखता रहा, कितनी ऊंचाई पर है। तो मेरा विमान जो है मैक्सिमम ऊंचाई उसकी 38,000 फीट थी, यानी 38,000 फीट पर। जब वो 11:30 बजे रात को दिल्ली से उड़ा, तो अब दिल्ली का रूट मैप उसमें दिखाई पड़ा, वर्चुअल रूट मैप 3D में बाकायदा, कि दिल्ली से सीकर होते हुए सीधे लुधियाना पार करके कसूर, यानी पाकिस्तान के कसूर शहर से गुजरता है। उसके बाद फिर लाहौर साइड में छूट जाता है, फैसलाबाद आता है, इस्लामाबाद आता है, ताशकंद आता है, यानी हमारा विमान पूर्व सोवियत संघ के इलाके में घुसता है, ताशकंद आता है। ताशकंद के बाद वो समरकंद आता है। तो मेरी मिसेज ने कहा ये वही समरकंद है जहां से बाबर आया था, हमने कहा ये वही समरकंद है। उसके बाद वो सेंट्रल एशिया और ईरान के कुछ इलाकों को टच करता हुआ तेल अवीव के ऊपर से उठता है, यानी इजराइल के ऊपर से, फिलिस्तीन और इजराइल होते हुए अंकारा के पास आकर के टर्की में प्रवेश कर जाता है, इस्तांबुल के ऊपर उड़ता है। इस्तांबुल के बाद वो फिर मैं देख रहा था उसमें बर्लिन के ऊपर से उड़ता है, फिर साइड में लंदन को छोड़ करके स्टॉकहोम के ऊपर से उड़ता है। उसके बाद अटलांटिक महासागर से उड़ने लगता है। एक लंबी दूरी, करीब 6 घंटे तक लगातार वो अटलांटिक महासागर पे उड़ रहा है। अब ये नीचे खिड़की खोल के तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, सिर्फ मैं उसे मैप पे देखा हूं, लेकिन अटलांटिक महासागर के नीले पानी से ऊपर जो हमारा जहाज उड़ रहा था, जैसा कि 3 डायमेंशन में दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। 6 घंटे करीब हम अटलांटिक महासागर में उड़े। उसके बाद फिर वो जमीन पर आता है। वो जमीन शायद मेरी ख्याल से कनाडा देश की धरती रही होगी, और उसमें भी 1.5-2 घंटे उड़ते हुए फिर वो हमारा विमान जो है वो टोरंटो की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पहले मॉन्ट्रियल भी साइड में रह जाता है, मॉन्ट्रियल मैप में आता है कि नहीं, मॉन्ट्रियल के ऊपर से गुजर के हम टोरंटो आए। टोरंटो में देखिए जो ये जहाज होते हैं बड़े, इस तरह के बोइंग जहाज, उनका जो पायलट होता है वो 250 किलोमीटर का टारगेट फिक्स करता है कि 250 किलोमीटर के बाद जहाज नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। 250 किलोमीटर, जहाज की मैक्सिमम गति जो थी 895 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 250 किलोमीटर के बाद वो टारगेट फिक्स करता है कि अब हमें विमान धीरे 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 नीचे लाना है। तो मैं देख रहा हूं 38,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हमारा विमान, अचानक से 37 पे होता है, फिर 36 पे होता है, फिर 35 पे होता है, क्रम से वह धीरे 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 नीचे आने लगता है। और जैसे ही पियर्सन एयरपोर्ट के करीब आते हैं, जो टोरंटो का एयरपोर्ट है, वहां आते ही विमान
फिर काफी जब बहुत कम नीचाई जाती है तो उसके पहिए खुलते हैं, वो आवाज आती है पहिए खुलने की, और फिर वो लैंड करता है। इस तरह से हमारा विमान करीब 15.5 घंटे बाद आया, उतरा आकर के पियर्सन एयरपोर्ट पे। हम लोग बाहर निकले, चूंकि पत्नी को थोड़ी तकलीफ है इसलिए उनके साथ व्हील चेयर थी, तो व्हील चेयर जैसे ही बाहर आए व्हील चेयर वाले मिल गए, और एक लड़की थी, वो शायद पंजाब की रही हुई क्योंकि पंजाबी बोल रही थी, हिंदी भी बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लेन के अंदर भी हिंदी पंजाबी प्रॉपर बोलते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेजी और स्पेनिश तो बोलते ही हैं। मतलब इन दोनों भाषाओं में भी आप कोई बातचीत करें तो आमतौर पे एक पर्सन ऐसा होता है जो हिंदी और पंजाबी बोलता है, कुछ लोग फ्रेंच, कुछ एक आध फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी हिंदी थोड़ी बहुत हर पर्सन या हर एयर होस्टेस समझ लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बाहर आए और उसने कहा कि हम आपको एक बैटरी, 1 लाख जगह है वहां से ले जाएंगे, वहां से आप बैटरी वाली बस में जितने लोग व्हील चेयर पे हैं उनको बिठा देंगे। तो एक लगभग 100 मीटर आने के बाद वो एक बैटरी चालित बस खड़ी थी, वहां हम लोग बिठा दिया गया। वो हमें इमिग्रेशन के आसपास ले आई, वहां उतरे, वहां एक हेल्प ऑफिसर मिलता है जो हिंदी और पंजाबी बोल लेता है। यानी जो हम लोगों को दिक्कत आती, वही अंग्रेजी बोलो, हम हो सकता है बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश न बोल पाए, जो अंग्रेज बोलते हैं तो दिक्कत आती, तो हमें एक ऐसा अधिकारी दिया गया जिसको हेल्प ऑफिसर बोलते हैं, जो हिंदी और पंजाबी बोल लेता था। हमसे हिंदी बात करता था, लोगों से पंजाबी बात करता है। चूंकि मुझे दोनों भाषाएं आती हैं इसलिए वैसे भी हिंदी भाषा और पंजाबी में कोई खास फर्क नहीं है। हम लोग बाहर आए तो वहां इमिग्रेशन पे उसने फटाफट, एक जापानी या चाइनीज शायद कोई अधिकारी बैठा था, उसने पूछा कि आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे। हमने बता दिया क्यों आए हैं, मैंने कहा मेरे बेटी दामाद यहाँ पे हैं। अच्छा जाइए। यानी मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे इमिग्रेशन पे, हम बाहर आ गए। उस हेल्प ऑफिसर ने मुझे बताया कि 6 नंबर जो काउंटर है वहां पर आपका वो आ रहा होगा सामान बाहर, जो जिस चैम्बर से आता है वहां आप ले लीजिएगा। जब हम वहां पहुंचे तो सामान मित्रों आ चुका था। कई अटैचियां, अब एक जैसी अटैचियां रखी होती हैं, हमारी अटैची बहुत बड़ी थी, विशालकाय, 2 अटैचियां ढूंढना, और एक बैग, केबिन बैग भी उन्होंने उसी में रख दिया था। ये तो बड़ा मुश्किल काम था। सबके एक ही जैसी, लगभग मेरी एक जो अटैची थी, एक लगेज था नीले रंग का था, एक काले रंग का, सबकी एक जैसी। मैंने उसमें एक काम और किया था, उसके ऊपर जो हैंडल होता है जहां से पकड़ते हुए उठाते हैं, वहां पर एक लाल रंग का टेप यानी फीता बांध दिया था, लाल रंग का, और एक सफेद कागज के ऊपर लिख दिया था SNSS। मेरा नाम शंभुनाथ शुक्ला है, मिसेज का सरोज शुक्ला, तो SNSS लिखा हुआ था। वो जल्दी पकड़ में आए, लेकिन वो जो हमारा बैग था उसमें दिक्कत हो रही थी। खैर मिसेज ने बैग देख लिया। अब हम लोगों ने वहां फिर पोर्टर नहीं करना पड़ा, वहां जो दिल्ली में किया था 500 रुपीज दिए थे और 100 रुपए टिप भी दी थी, वहां नहीं पोर्टर किया। मैं एक ले आया ट्रॉली, और उसमें दोनों 23-23 किलो के अटैचियां रख दी, कोई ऐसी भारी नहीं थी, और अपने दोनों बैग रख दिए, अपना लैपटॉप रख दिया और एग्जिट के लिए आया। चूंकि हमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उसने पीले रंग का एक फॉर्म दिया था, वैसे रैंडम वो RT-PCR कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को छूट दी, कोई लक्षण भी नहीं महसूस हो रहे थे। तो वो जो फॉर्म हमारा एग्जिट में जमा हो गया, जाइए। अब जैसे ही हम बाहर आए, यानी मेन गेट से बाहर निकले, गेट का शीशे का जो दरवाजा होता है अपने आप खुल गया जैसे बाहर, तो वहीं से बाहर हमारी नातिन खड़ी थी, जो वही बाहर से चिल्लाई ना ना, और आके एकदम लिपट गई। मैं सोचा था कि भाई पहले तो थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग शरीर पे, कपड़ों पे डाल लेंगे, अपना स्प्रे कर लेंगे, जो लिक्विड लाए थे वहां दिल्ली से, उसे करने दिया। वो आके लिपट गई। उसका भाई, जिसका नाम मैंने करवालाल रखा हुआ, करवालाल नहीं, उसका असली नाम विद्वत तिवारी है, तो कनाडेश्वरी का भी असली नाम कृषा तिवारी है। दोनों आके बिल्कुल लिपट गई। बेटी आई, दामाद आए, उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, और वहां से कोई हमारा घर जो था वो 70 किलोमीटर था, बिटवी, वहां हम आ गए। अब मैं आज की यात्रा यही समाप्त करता हूं। ये नियमित आपको मैं बताता रहूंगा। तो धन्यवाद मित्रों, और मेरे इस शंभू के तीर को जो हमारा वीडियो है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और कमेंट भी करें। पसंद आए तो उसे जरूर कमेंट करें। इसके उसका रेगुलर आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन दबाते रहें। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।